प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सिंपल डिफ्यूजन से मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो सकता है, सॉल्यूट का ट्रांसफर हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो मैं बार बार बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब हुआ कि वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट करेंगे और इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इवन एनर्जी रिलीज होती है। तो जब भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल किसी एक प्लेस पर ज़्यादा मात्रा में है और वो वहाँ से मूव कर रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर कि उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो हम उन्हें बोल दिया सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इन केस ऑफ एयर बात कर ली। यदि हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो उसमें हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं और उसके अक्रॉस यदि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यदि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो वहाँ हो जाएगा आपका ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हमने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसमें कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं स्पेसिफिक सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये हमने टू टाइप के पढ़े थे, कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन हमने कहा था कि ये एक तरह के एनालॉगस ऑफ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स को शो करते हैं, इनके अंदर भी Vmax की वैल्यू आती है और उसी तरह का ये ग्राफ शो करते हैं, माइकलिस मेंशन कांस्टेंट को ये फॉलो करते हैं। तो इसके हमने टाइप पढ़े थे यूनिपोर्टर और को ट्रांसपोर्टर। यूनिपोर्टर में सिंगल सॉलिड मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि को ट्रांसपोर्ट में टू मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। यदि वो सेम डायरेक्शन में हो तो हम उसे कहते हैं सिम्पोर्टर, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उसे कहते हैं एंटीपोर्टर। फिर हमने बात की थी चैनल प्रोटीन्स की। तो चैनल प्रोटीन में हमने कहा था कि कुछ प्रोटीन ऐसे चैनल का फॉर्मेशन कर देते हैं जिसके थ्रू सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आसानी से मूव कर सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो उसमें एग्जांपल था पोरीन का, जिसमें हमने कहा था कि करीबन 600 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इस पोरीन के थ्रू वो आराम से आ जा सकते हैं। और ये जो पोरीन है वो बैक्टीरिया की, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होते हैं। एक और स्पेसिफिक होता है एक्वापोरीन। ये स्पेसिफिक जो पोर है ये बनाता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए, ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को कैरी करता है। अब चैनल प्रोटीन में जो अगला एग्जांपल था वो था आयन चैनल्स। तो ये आयन चैनल्स स्पेसिफिक आयंस का मूवमेंट करवाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब भी मैं बार बार कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। यहां हम आपको कुछ बुक्स में कुछ नए वर्ड भी मिल सकते हैं, अप हिल एंड डाउन हिल। देखिए यदि मूवमेंट ऐसे दिखा रहा है तो ये होगा डाउन हिल, और ये यदि मूवमेंट ऐसे दिखा रहा है तो इसे बोलेंगे अप हिल। डाउन हिल का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो ये डाउन हिल मूवमेंट है। और यदि अप हिल मूवमेंट बोल रहा है यानी कि कम से अधिक मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं तो इसे अप हिल मूवमेंट कहते हैं। अप हिल मूवमेंट में जनरली एटीपी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं आयन चैनल्स की। तो आयन चैनल्स की क्या विशेषता है? सबसे पहले ये सेलेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं कि ये हर किसी आयन को आने या जाने देते हैं। जैसे मैंने बोला सोडियम पंप, तो वो सोडियम को ही पंप करेगा, पोटेशियम को नहीं करेगा। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आयंस हैं उन्हीं का ये मूवमेंट करवाते हैं। दूसरा, ये जो है हमेशा डाउन हिल करवाएंगे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन के। जब भी मैं आयन चैनल की बात करूंगा तो डाउन हिल मूवमेंट होगा। यदि मैं एटीपी पावर्ड पंप की बात करूंगा तो वहां एनर्जी का यूज होगा, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, अदरवाइज डाउन हिल मूवमेंट ही होना है। और जो मोस्ट आयन चैनल्स हैं वो टू फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या तो वो ओपन होते हैं या फिर वो क्लोज होते हैं। इसीलिए इसको गेटेड भी बोलते हैं, गेटेड चैनल भी बोलते हैं। इसके आधार पर 3 टाइप के ये गेटेड चैनल हो सकते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल्स, लिगैंड गेटेड चैनल्स एंड मैकेनो गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऐसे चैनल्स यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन है जो कि किसी पर्टिकुलर आयन का मूवमेंट करवाते हैं,
ये जो आयन का मूवमेंट करवा रहे हैं ये डिपेंड करते हैं सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड और आउटसाइड में जो चार्ज है, इसमें जो फ्लक्चुएशन आता है इस चार्ज के अकॉर्डिंग, जो वोल्टेज के अंदर चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग ये ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, इसीलिए इनको वोल्टेज गेटेड चैनल्स बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल हो जाएगा वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स, है ना। न्यूरॉन्स के केस में हम बात करते हैं, नर्व सेल के अंदर हम बात करते हैं, तो वहां पर ये इस तरह के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं लिगेंड गेटेड चैनल्स। लिगेंड गेटेड चैनल्स का मतलब हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक चैनल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इनकी ओपनिंग जो होनी है या ये क्लोज होने हैं उसके लिए स्पेसिफिक लिगेंड की आवश्यकता पड़ती है। जब कोई लिगेंड मॉलिक्यूल इस चैनल से बाइंड होता है तो ये ओपन होते हैं और किसी पर्टिकुलर आयन की एंट्री या एग्जिट करवाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। एग्जाम्पल हो गया जैसे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, इससे गेटेड चैनल ओपन होते हैं, या साइक्लिक एएमपी गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट ऑन एसईआर। एसईआर पर साइक्लिक एएमपी गेटेड चैनल्स होते हैं जो कि साइक्लिक एएमपी की बाइंडिंग से ओपन होते हैं और कैल्शियम को पंप करते हैं ईआर से, ल्यूमेन ऑफ ईआर से साइटोसोल के अंदर, ये हम मसल्स के अंदर पढ़ेंगे। तीसरा वाला जो है वो मैकेनो गेटेड चैनल्स। मैकेनो गेटेड चैनल मतलब कोई फिजिकल फैक्टर जैसे कि हो गया स्ट्रेच या टेंशन, इसकी वजह से वो चैनल ओपन होते हैं। और ये जो स्पेसिफिक चैनल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ईयर के अंदर। ईयर के अंदर हम पढ़ते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो कि साउंड सुनने का काम करता है, और जो हमने पढ़ते हैं मेम्ब्रेन्स लैब्रिंथ, है ना, जो कि बैलेंस बनाने का काम करता है। तो उसके अंदर जो हेयर सेल्स होती है वहां पर जब ये साउंड के मूवमेंट और हमारा जो बॉडी का मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के थ्रू वो रिकॉग्नाइज करते हैं और ब्रेन को सिग्नल देते हैं। तो वहां पर जो ये आयन चैनल्स ओपन होते हैं वो इन मूवमेंट ऑफ स्टीरियोसीलिया ऑन द हेयर सेल्स ऑफ द इनर ईयर इन रेस्पॉन्स टू साउंड और मोशन ऑफ द हेड, बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एटीपी पावर्ड पंप की। अभी तक जो हमने बात की थी वो सब के सब अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि वो डाउन हिल मूवमेंट था। जब हम बात कर रहे हैं एटीपी पावर्ड पंप की तो यहां आपको लिखा हुआ मिलेगा अप हिल मूवमेंट। अप हिल का मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जब भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करना होगा तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर किया जाता है। अब इसमें टाइप है पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप एंड एबीसी टाइप। पी टाइप, यहां पी फॉर फॉस्फोरेशन है, तो पी टाइप की जो पंप है एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम एटीपीएच, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, सोडियम आयन को सेल से बाहर फेंकता है और पोटेशियम को अंदर लेता है, यानी कि सोडियम की कंसंट्रेशन को सेल के अंदर कम करता है और पोटेशियम को अंदर ले लेता है। दूसरा वाला एग्जांपल इसका है प्रोटॉन पंप प्रेजेंट ऑन प्लांट्स, फंजाई एंड प्लांट्स एंड फंजाई। जो प्लांट्स और फंजाई की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पर प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम भी होता है कि वो प्रोटॉन्स को सेल के बाहर आउट ऑफ द सेल पंप करते हैं, तो सेल के अंदर की पीएच को लो रखने का काम करते हैं। थर्ड वाला एग्जांपल इसका है कैल्शियम पंप, जो कि एसआर पर प्रेजेंट होते हैं। एसआर का मतलब हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो पंप करते हैं देखिए एनिमल सेल्स में पंप्स कैल्शियम इनटू एसआर, एसआर के अंदर कर रहे हैं, तो यानी कि साइटोसोल के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम कर रहे हैं। एक पंप और पढ़ेंगे हम, साइक्लिक एएमपी गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट ऑन द एसईआर। उनका काम होगा जो ल्यूमेन ऑफ ईआर है उसके अंदर जो कैल्शियम है उनको पंप करना साइटोसोल के अंदर, और कैल्शियम का लेवल साइटोसोल में बढ़ाना, लेकिन ये डिफरेंट है। कैल्शियम पंप प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, और इसका काम है कैल्शियम को सेल के बाहर पंप करना, यानी कि विद इन द साइटोसोल कैल्शियम के लेवल को कम रखना। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पर आते हैं। फिर है वी क्लास के पंप, वी फॉर वैक्यूल, आप याद रखने के लिए रख सकते हो वी फॉर वैक्यूल और वेसिकल्स। तो वैक्यूल प्लांट्स के अंदर बात कर लेंगे, वेसिकल्स हम लाइसोसोम एंडोसोम की बात कर लेंगे, और लाइसोसोम और एंडोसोम में जो प्रोटॉन पंप होते हैं जो कि
प्रोटॉन को उसके अंदर पंप करते हैं और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को ऑन या एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, प्रोटॉन पंप ऑन लाइसोसोम और वेसिकल्स, ये की पीएच पीएच को लो करके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। जो प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन पर, जो कि प्लांट में पाई जाते हैं या फंजाई में पाई जाते हैं, वहां पर भी इनका सेम फंक्शन है। थर्ड वाला जो है वो है एफ क्लास। एफ फॉर आप याद रखिए फोर्स, फोर्स का मतलब ताकत, और ताकत के लिए हमें एटीपी की आवश्यकता होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो है एफ क्लास के पंप, ये प्रेजेंट होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। हमने इसको पढ़ा है बहुत अच्छे से, F0 F1 पार्टिकल, जो एटीपी सिंथेज हमने पढ़ा था वो इसी का एग्जांपल है। और प्लांट के केस में बात करेंगे तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर जो CF0 पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। एक और एग्जांपल है जो प्रोटॉन पंप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एचाइन का ग्रेडियंट क्रिएट करने का काम करते हैं। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं, आपको इसको लर्न करके रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से वो है एबीसी क्लास, एटीपी बाइंडिंग कैसेट या सुपर फैमिली। हाईली कंजर्व डोमेन रखता है ये, है ना, मतलब आर्कीबैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक इसके अंदर जो एमिनो एसिड सीक्वेंस है वो हाईली कंजर्व्ड है। और ये जो है इसके अंदर एक ए डोमेन होती है और टी डोमेन होती है, हेट्रोटेट्रामर होता है। स्पेसिफिक केसेस हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करवाते हैं और प्रोटीन का एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे हिस्टिडीन ट्रांसपोर्टर होता है एबीसी क्लास के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बात करें तो। और कुछ हम पढ़ेंगे MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन, वो भी इसी का एग्जाम्पल होगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज होती है, वो भी इसी की वजह से होती है। एंटी ट्यूमर ड्रग जो होती है उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल है वो रिमूव करने का काम करते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे MDR होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होती है, और हाइड्रोफोबिक ड्रग को सेल से बाहर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट हैं उनमें वो ड्रग्स है वो वर्क ही नहीं कर पाती। नेक्स्ट देखते हैं, ये इन्हीं के एग्जाम्पल है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। देखिए इसके अंदर एक अल्फा और बीटा सबयूनिट है, अल्फा 2 बीटा 2 हेट्रोटेट्रामर होता है। अब इसके अंदर जो बीटा सबयूनिट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पैनिंग करती है, जबकि अल्फा सबयूनिट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर मिलेगी। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर एक एटीपी बाइंडिंग डोमेन है और यहाँ जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है यहाँ पर स्पेसिफिक एस्पार्टेट एमिनो एसिड होता है प्रोटीन की चेन में, जिसका फॉस्फोराइलेशन होता है। इस पर भी प्रश्न बनता है, ये भी हमें याद रखना है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया, वहां पर जो प्रोटॉन पंप है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हाई यूकैरियोट्स जिसमें कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप जो होता है, या एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन स्टमक जो कि हाइड्रोजन और पोटेशियम को पंप करता है। ये भी बहुत स्पेसिफिक है, इसको मैं आपको और अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे स्टमक के अंदर HCl का सीक्रेशन होता है और सेल्स डैमेज नहीं होती है। उसका ये एग्जांपल है, हमने पहले पढ़ा है एनायन एक्सचेंजर प्रोटीन या AE1 प्रोटीन या बैंड-3 प्रोटीन, ये उसी का एग्जांपल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में जो कैल्शियम पंप होते हैं और सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम पर जो कैल्शियम पंप होते हैं मसल्स में, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करने हैं। सेकेंड वाला वी क्लास वाला, V4 मैंने कहा था वैक्यूल्स या वेसिकल्स, तो वैक्यूल्स या वेसिकल्स यानी कि एंडोसोम या लाइसोसोम, इनके अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया ऑस्टियोक्लास्ट एंड कुस्किटली ट्यूब्यूल्स जो होती है उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट वाला जो है वो है F क्लास का पंप, इसको हमने डिटेल में पढ़ा है। एटीपी सिंथेज पंप जो होता है बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। ये एटीपी का सिंथेज भी करता है और एक तरह का प्रोटॉन पंप होता है जो कि प्रोटॉन का पंप करता है, हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। फिर है एबीसी सुपर फैमिली जो कि बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, एमिनो एसिड को, शुगर को और पेप्टाइड का ट्रांसपोर्ट करवाती है। मैमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, स्मॉल हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल एंड सम अदर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करती है। देखिए ये एकमात्र ऐसा है जो मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। उससे पहले जो पढ़े वो सब आयंस का ट्रांसपोर्ट करते थे, सोडियम, पोटेशियम,
हाइड्रोजन, इनका ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जो ABC फैमिली है ये कुछ अदर सब्सटेंसेस, जिसमें प्रोटीन हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, हिस्टीडीन हो सकता है, इनका ये ट्रांसपोर्ट करता है। अभी एग्जांपल है एनायन एक्सचेंज प्रोटीन का। देखिए हमने पढ़ा था AE1 प्रोटीन या एनायन एक्सचेंज प्रोटीन। जब रेस्पिरेटिंग टिश्यू होते हैं जहां पर रेस्पिरेशन होता है और CO2 रिलीज होती है, वहां पर CO2 सेल के अंदर जाएगी, RBC के अंदर, और RBC में CO2 और H2 रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम होता है, ये बनाएगा SCO3- बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा। ये बाइकार्बोनेट आयन वापस प्लाज्मा में सीक्रेट कर दिया जाता है और इसके साथ ही Cl- को अंदर लिया जाता है। तो एक जा रहा है बाहर और एक जा रहा है अंदर, तो ये हो जाएगा एंटीपोर्टर, और इसी को एनायन एक्सचेंज प्रोटीन भी कहते हैं। हमारे जो CO2 है वो ब्लड प्लाज्मा में इस तरह से डिजोल्व कंडीशन में ही ट्रांसपोर्ट की जाती है, लेकिन एट द साइट ऑफ लंग्स पर इसको वापस CO2 में कन्वर्ट किया जाता है। तो वापस जो SCO3- है इसको अंदर लेगी RBC, और जब SCO3 अंदर जाएगा तो उसके अगेंस्ट Cl- वापस अंदर आएगा, बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा और Cl- बाहर आएगा, और अब ये SCO3 वापस कन्वर्ट होगा H2 और CO2 में, और CO2 को रिलीज कर दिया जाएगा रेस्पिरेटरी साइट पर, लंग्स में, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज के लिए। ये जो एग्जांपल है वो है साइटोसोल टू ल्यूमेन ऑफ ER में कैसे कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि ये साइटोसोल है, यहां का जो कैल्शियम है इसको हमें ल्यूमेन ऑफ ER इसमें ट्रांसफर करना है, ल्यूमेन ऑफ ER के अंदर। तो यहां पर देखिए इसकी 2 स्टेज बताई रखी है, एक E1 स्टेज और एक E2 स्टेज। E1 स्टेज में ये कैल्शियम से पहले बाइंडिंग करेगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर, यहां कैल्शियम एंड ATP बाइंड टू एन डोमेन। ये जो एन डोमेन है यहां पर ATP और कैल्शियम की बाइंडिंग होगी। इसमें देखिए यहां पर ATP कन्वर्टेड टू ADP, यहां इसका फॉस्फोरेशन हो जाएगा। जब भी हम ATP ADP की बात करते हैं तो Mg आयन तो हमेशा उसमें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये फॉस्फोरेशन करेगा कहां, एस्पार्टेट रेसिड्यू 351 पोजीशन पर होता है, P डोमेन पर। तो P डोमेन में एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू होता है जिसका फॉस्फोरेशन होता है, और कैल्शियम को यहां पर इस तरह से बाइंड कर दिया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर आता है कन्फर्मेशनल चेंज, कन्फर्मेशनल चेंज आता है और कैल्शियम को ल्यूमेन ऑफ ER में रिलीज कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस के अंदर ADP को रिलीज किया जाता है। ADP रिलीज हो गई और इधर कैल्शियम को बाहर भेज दिया ल्यूमेन ऑफ ER में। अब नेक्स्ट स्टेज में ये जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको कर देंगे रिलीज। तो Mg आयन और फॉस्फेट रिलीज होंगे, जैसे ये रिलीज होंगे इसकी वापस E2 जो कंफर्मेशन है वो वापस E1 कंफर्मेशन में चेंज हो जाएगा, और फिर ये कैल्शियम से बाइंड करेगा और इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये वाला एग्जांपल हो गया कैल्शियम पंप प्रेजेंट ऑन ER, जो कि साइटोसोल से ल्यूमेन ऑफ ER में कैल्शियम को पंप करता है। फिर हम बात कर रहे हैं सोडियम पोटेशियम ATPase की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सोडियम पोटेशियम ATPase सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 सोडियम्स को बाहर पंप किया जाता है सेल के, और 2 पोटेशियम को अंदर लिया जाता है। इस पर ही क्वेश्चन आ जाता है कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम होते हैं, कितने मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम होते हैं। तो सबसे पहले तो 3 सोडियम को आउट किया जाता है और 2 पोटेशियम को इन किया जाता है। देखिए इसमें भी बीटा सब यूनिट है, बेसिक सब यूनिट, इनकी स्ट्रक्चर एक ही जैसी होगी। ATP बाइंडिंग डोमेन है। तो सबसे पहले यहां पर साइटोसोल में देखिए यहां जो ये ट्राइंगल बना रखा है, इस ट्राइंगल में इसका बेस जो ब्रॉड है ये बता रहा है कि यहां पर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यहां जो ट्राइंगल बना रखा है इसका ब्रॉड बेस यहां बनाया हुआ है, इसका मतलब सोडियम
बाहर ज़्यादा है, तो सोडियम बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, तो ये एंटीपोटर है। इसमें एक मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा और एक मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा। सोडियम जो है वो बाइंड करेगा अपनी हाई एफिनिटी साइट पर और एटीपी बाइंड करेगी एटीपी बाइंडिंग डोमेन पर। सोडियम और एटीपी की जब बाइंडिंग हो जाती है, अब होगा बीटीपी का हाइड्रोलाइसिस और ये एस्पार्टेट रेसिड्यू का फॉस्फोरेशन कर देंगे। जैसे ही ये फॉस्फोरेशन होगा, इसकी आउटसाइड ओपनिंग होगी, कॉन्फर्मेशन चेंज आएगा और ये बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा। बाहर की तरफ ओपन होगा तो ये जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम है इनको बाहर पंप करेंगे और इसके साथ ही जो पोटेशियम बाइंडिंग साइट है, वो हाई एफिनिटी फॉर पोटेशियम बाइंडिंग साइट, ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पर पोटेशियम अटैच हो जाएगा। जैसे ही पोटेशियम अटैच होगा, इनको रिलीज कर दिया गया है और फिर इस फॉस्फेट ग्रुप को कर देंगे डीफॉस्फोरेशन। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया जाएगा, डीफॉस्फोरेशन होगा, इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज आएगा और इसकी इनसाइड ओपनिंग होगी, अंदर की तरफ ओपन होगा और 2 पोटेशियम आयन को अंदर पंप कर देगा। तो 3 सोडियम्स आर पंप आउट फ्रॉम द सेल एंड 2 जो पोटेशियम है उनका इनटेक किया जाएगा और यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, इसीलिए इसे सोडियम पोटेशियम एटीपेज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे हम और एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि हार्ट में इसका क्या रोल है, हार्ट स्टिमुलेंट में कौन कौन सी जो ड्रग है, ओवाबिन, डिजिटॉक्सिन, उनका इस पर क्या असर होता है, इस पर कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आया रखे हैं, तो इसको अच्छे से देखना। ये एक और एग्जाम्पल है सिम्पोर्टर का, सोडियम एंड ग्लूकोज सिम्पोर्टर प्रेजेंट ऑन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल है, यहां पर देखिए इधर दिखा है माइक्रोविलाई, यानी कि ये जो है ये ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन है और यहां की सेल्स की बात हो रही है। ग्लूकोज और सोडियम, सोडियम एंड ग्लूकोज ये मूव करेंगे इस एपिथेलियम सेल के अंदर। यहां पर जो सोडियम है वो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करता है, यानी कि यहां पर सोडियम की कंसंट्रेशन हाई होगी और ग्लूकोज की कम होगी। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसा हो गया, ग्लूकोज तो इंटेस्टाइन में ज़्यादा होना चाहिए। तो जो माइक्रोविलेज होती है उसकी वजह से सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का बढ़ जाता है और इस वजह से यहां पर कंपेरेटिवली ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है। तो ग्लूकोज जाएगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और सोडियम जाएगा अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दोनों अंदर गए। अब ग्लूकोज को ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ब्लड थ्रू मैंने पढ़ा रखा है आपको, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू वापस इसको ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इस तरह से जब कोई मॉलिक्यूल एक सेल को डायरेक्ट क्रॉस कर लेता है तो इसे कहते हैं ट्रांससेल्यूलर ट्रांसपोर्ट हो गया ये एक तरह का, ठीक है ना। और यहां पर ये जो सोडियम मॉलिक्यूल आए हैं इनको वापस बाहर ब्लड में भेज देंगे और इसके अगेंस्ट पोटेशियम को ले लेंगे। 3 सोडियम को बाहर भेजा जा रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर ले रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज। तो ये एग्जांपल है सिम्पोर्टर, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर प्रेजेंट ऑन एपिथेलियल सेल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। फिर बात करते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कैल्शियम पंप का। जो कैल्शियम पंप है जो कि ईआर की ल्यूमेन, जो ईआर की मेम्ब्रेन है वहां पर प्रेजेंट है। ये ईआर की मेम्ब्रेन हो गई, इधर साइटोसोल है और उधर ल्यूमेन है। ल्यूमेन ऑफ ईआर में कैल्शियम की मात्रा अधिक है, ठीक है। और ये जो पंप हम पढ़ रहे हैं, दिस पंप ट्रांसपोर्ट कैल्शियम यूनिडायरेक्शनली फ्रॉम साइटोसोल टू एसआर ल्यूमेन। यदि ये साइटोसोल से ईआर में पंप कर रहा है, इसका मतलब साइटोसोल में कैल्शियम के लेवल को लो रखने का काम करता है। इसका अगेंस्ट हम पढ़ेंगे जो होगा साइक्लिक एएमपी गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट ऑन द ईआर मेम्ब्रेन। उसका काम होगा ईआर से भेजना वापस साइटोसोल के अंदर, मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय वो काम आता है। तो यहां पर भी लगभग सेम कंडीशन है। एटीपी बाइंडिंग डोमेन होगी, फॉस्फोलिपिड्स डोमेन होगी जो कि एस्पार्टेट रेसिड्यू का फॉस्फोरेशन करेंगे और कैल्शियम की बाइंडिंग साइट होगी जहां पर कैल्शियम को बाइंड किया जाएगा। अब साइटोसोलिक जो कैल्शियम है इसकी बाइंडिंग होगी अपनी बाइंडिंग साइट पर, यहाँ हाई एफिनिटी होती है इसके लिए। E1 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एटीपी बाइंड करता है, एटीपी बाइंड हो गया और ये कैल्शियम बाइंड हो गया, एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ और यहाँ इसने फॉस्फोरेशन कर दिया एस्पार्टेट रेसिड्यू का। अब जैसे ही फॉस्फोरेशन हुआ इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज आएगा, आउटसाइड ओपनिंग होगी, यानी कि ये ल्यूमेन ऑफ ईआर के अंदर
ओपनिंग होगी और कैल्शियम को रिलीज कर देंगे। जैसे ही कैल्शियम को रिलीज करेंगे इस फॉस्फेट को रिलीज कर दिया जाएगा, डिफॉस्फोरेशन होगा। जैसे ही डिफॉस्फोरेशन होगा ये E2 जो कॉन्फॉर्मेशन है वापस E1 में चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये पंप वर्क करता है। इस तरह से हमने ये इसके कुछ एग्जाम्पल किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और विशेष स्पेसिफिक एग्जाम्पल जैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है और सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है और स्टमक में जो HCl का सीक्रेशन होता है वो कैसे होता है वो करेंगे। थैंक यू।